सर इसमें मेरा क्वेश्चन रहेगा, अभी आपने पहले एपिसोड में समझाया था कि क्रिप्टो का ग्लोबल और इंडिया इनमें क्या रहेगा। तो इसमें मैं जानना चाहूँगी कि क्रिप्टो का इंडियन में क्या सिनेरियो है और ग्लोबल सिनेरियो में क्रिप्टो को कैसे देखा जाता है? सो इंडिया का तो जैसे मैंने आपको पहले भी जी, बताया कि इंडिया में ये इकोसिस्टम स्पेशली यंगस्टर्स में और जेनजीज में जी, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। नंबर ऑफ, चाहे वो नंबर ऑफ यूजर्स हों, हुँ, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हों, हुँ, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हों, हुँ, नंबर ऑफ डेवलपर्स हों, हुँ, हर चीज़ बहुत फास्ट। फास्ट तरीके से बढ़ रही है। अगर जी, आप इंडिया में होने वाले रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, हुँ, कम्युनिटी ग्रुप्स को भी देखो तो वो भी नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब अच्छा, मैंने 7-8 साल पहले जी, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो वर्ल्ड में हुँ, स्टार्ट की थी तो किसी को पता भी नहीं था ये टर्म। नहीं, अब अगर आप देखोगे इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हुँ, इतने सारे एजुकेशनल हुँ, फोरम्स हैं। मैं कॉलेजेस में पढ़ाने भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मोस्टली टियर 1, टियर हुँ, 2, इवन टियर 3 कॉलेजेस में भी हुँ, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के करिकुलम है। जी, तो बहुत तेज़ी से ये इकोसिस्टम इंडिया में आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत पॉजिटिव है इसको लेके। गवर्नमेंट ने अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हुए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। एक तो गुड़गांव में ही है, एपरी करके, जिसमें कि मैं मेंटर भी हूँ। तो वहाँ पे वो प्रमोट करते हैं नए नए ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स को। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना ब्लॉकचेन का फ्रेमवर्क भी बनाया हुआ है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन का फ्रेमवर्क भी बना हुआ है जिसको कोई भी स्टार्टअप यूज़ करके अपने एप्लीकेशंस, कस्टम एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकती है। ओके, गवर्नमेंट ने भी हाल फिलहाल में ही अपनी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी इंट्रोड्यूस हुँ, करी है हुँ, इंडिया के हुँ, लिए, जिसको हम सीबीडीसी बोलते हैं, जी, जो कि अगेन ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रुपी है। ओके, तो बहुत सारा काम इस डायरेक्शन में हो हुँ, रहा है। और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि जो 2025 या 2026 में एक पूरे तरीके से एक रेगुलेशंस आएंगे जिससे कि लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा क्रिप्टो हुँ, करेंसीज में हुँ, या क्रिप्टो एसेट्स में हुँ, बातें करना, ट्रेड हुँ, करना और इनको एज ए मेन स्ट्रीम करेंसी ट्रीट करना। कंप्लीट करना। ठीक है। तो इंडिया का तो ये सिनेरियो जी, है। ग्लोबल सिनेरियोज़। ग्लोबल सिनेरियो भी अब धीरे धीरे करके बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में जैसे मैंने आपको बताया है हुँ, कि ऑलरेडी वहाँ जो करंट गवर्नमेंट आई है जी, डोनाल्ड ट्रंप ट्रम्प, की, सो जी, उन्होंने क्रिप्टो एसेट्स को एज ए रिजर्व एसेट्स यूज़ करना शुरू कर दिया ओके, है। तो उसकी वजह से लोगों में बहुत विश्वास बढ़ा है। हुँ, साथ ही अगर आप पिछले साल देखें तो कई सारी ऐसी रूलिंग्स आई थी जिसमें कि बिटकॉइन को एज ए कमोडिटी एक्सेप्ट किया रादर देन ए सिक्योरिटी। तो जब आप किसी चीज़ को एज ए कमोडिटी एक्सेप्ट जी, करते हो, जैसे गोल्ड एक कमोडिटी है, जी, तो ऐसे ही बिटकॉइन भी एक कमोडिटी है हुँ, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है एंड जिसकी एक फिक्स सप्लाई है उस हुँ, तरीके से। तो वो अब एक रेगुलर एसेट की तरह भी बिटकॉइन बिकने लगा है। तो जी, यूएस में आप देखते हो ईटीएफ के फॉर्म में भी आप बिटकॉइन को खरीद सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो हुँ, कि रेगुलर एक्सचेंजेस में हुँ, होता है। तो मेरे ख्याल से अडॉप्शन पर्सपेक्टिव से तो बहुत वास्ट अडॉप्शन हो रहा है क्रिप्टो जी, एसेट्स का। हम सभी को इंतजार है कि कुछ ग्लोबल रेगुलेशंस बने और ये हुँ, एक मेन स्ट्रीम एसेट की तरह ट्रेड होना शुरू हो। जी। सर क्रिप्टो मार्केट के हमने की फीचर्स भी पता कर लिए, इसके इम्पोर्टेंस भी पता कर लिए। हम्म। अब मैं जानना चाहूँगी कि इसके चैलेंजेस क्या हैं? क्रिप्टो मार्केट के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हुँ, एक तो क्योंकि ये एक किसी डेफिनेटिव फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आता हुँ, है ना। कई लोगों को ये लगता है कि ये एक पॉन्जी स्कीम है हुँ, या सारे के सारे क्रिप्टो एसेट्स हुँ, इनके इनको कोई बेस नहीं है, इनका हुँ, कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। कुछ एक पॉन्जी स्कीम्स आती हैं, हर हुँ, जगह आती हैं, हुँ, है ना। रेगुलर फाइनेंशियल एसेट्स में भी पॉन्जी स्कीम्स आती हैं। हुँ, क्रिप्टो में थोड़ी ज़्यादा आती हैं क्योंकि क्रिप्टो आपको एक फ्रीडम देता है कि आप कोई भी नए कॉइन्स, नए टोकन्स इजीली बना के लॉन्च कर सकते हो, हुँ, है ना। अब कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और बहुत तरह की पॉन्जी स्कीम्स हुँ, मार्केट में लेके आते हैं और उसकी वजह से लोगों को नुकसान भी होता है। हुँ, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अवेयरनेस अगर अपने पास रखो तो हुँ, आप इन सब स्कीम्स के चक्कर में नहीं पड़ोगे एंड यू विल ऑलवेज फोकस ऑन मेन स्ट्रीम क्रिप्टो हुँ, एसेट्स। तो एक तो ये पॉन्जी स्कीम्स की वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। जी, दूसरा चैलेंज, जैसे मैंने आपको बताया, रेगुलेशन सबसे बड़ा हुँ, चैलेंज है। अ, अभी इस चीज़ की पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि क्रिप्टो एसेट्स के लिए लॉज किस तरीके से काम करेंगे, क्रिप्टो एसेट्स को मेन स्ट्रीम बनाने के लिए रेगुलेशंस कब तक आएंगे। और हालांकि इस डायरेक्शन में बहुत पॉजिटिव कदम इंडिया ने उठाया, जबकि G20 की समिट में दिस वाज वन ऑफ द पॉइंटर्स विच वर डिस्कस्ड कि हाउ वी कैन मेक क्रिप्टो एसेट्स एज ए मेन स्ट्रीम एसेट्स इन G20 कंट्रीज। तो ये दो तो मतलब
प्राइम चैलेंजेस हैं ही हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है कि क्रिप्टो एसेट्स जो होते हैं वो हाईली वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये ग्लोबल होते हैं और ये ऐसा एसेट है जो कि 24/7 विदाउट फेल ट्रेड होते हैं। तो हम जब यहाँ पे सो रहे होते हैं रात को, अमेरिका में क्या हो रहा है उस पर हमारा तो कंट्रोल नहीं है। तो मतलब वो आप सुबह उठ के कई बार देखते हो कि अच्छा 10% मार्केट गिरा हुआ है, 20% मार्केट गिरा हुआ है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब यूरोप में कुछ हो गया तो अब यूरोप के आवर्स में आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा, चाइना में, जापान में कुछ हो गया तो इंडियन आवर्स में आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो क्रिप्टो एसेट्स में वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि और ये नए हैं तो लोगों को लगता है कि अगर मेरे को अगर मेरा फाइनेंशियल मार्केट डिप्रेशन स्टेट में जा रहा है तो सबसे पहले लोग क्रिप्टो एसेट्स को ही बेचना शुरू करते हैं। अच्छा। बजाय इसके कि वो रियल स्टेट, गोल्ड या उस सबको बेचें। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन वॉलेटिलिटी दोनों तरफ है। जिस रेट से क्रिप्टो एसेट्स गिरते हैं उसी रेट से वो बढ़ते भी हैं। अगर आपका ट्रेडिशनल एसेट 10% बढ़ा है तो क्रिप्टो आपका 20 या 30% बढ़ेगा। ओके। तो ये भी समझना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उसमें ये वॉलेटिलिटी कोई बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करती है। आप लॉन्ग टर्म में यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट क्रिप्टो एसेट्स टू डिलीवर मोर रिटर्न्स देन एनी अदर रेगुलर एसेट क्लास। ओके। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है इसका। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप क्रिप्टो एसेट्स को डेली बेस पे ट्रैक करके देखो तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि कितनी जल्दी से गिरते हैं, कितने जल्दी से उठते हैं। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है। सर, जैसे आपने बताया कि बाकी करेंसी से ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी करेंसीज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई के रेगुलेशन में रहती हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इस पे टैक्स इम्प्लीमेशन का क्या रहता है सर? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में, जैसे आप रेगुलर एसेट ट्रेडिंग पे टैक्स लगते हैं वैसे ही क्रिप्टो एसेट्स पे भी टैक्सेस हैं, जिसमें कि 30% टैक्स है प्रॉफिट्स पे और 1% TDS है इफ यू सेल और इफ यू ट्रांसफर क्रिप्टो टू एनीवन एल्स। कई लोगों को ऐसा लगा कि ये टैक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद मार्केट में पैनिक आएगा या नुकसान होगा, बट बल्कि ऐसा हुआ नहीं। लोगों को उल्टा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, नाउ गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग दिस एज ए लीगल टेंडर। तो हालांकि ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि क्या ये टैक्स रेंज सही है या ज़्यादा है, क्योंकि जो क्रिप्टो एसेट्स का जो मार्केट है वो ग्लोबली खुला रहता है। तो मतलब आइडियली लोगों को इंडियन एक्सचेंजेस पे जाके ट्रेड करना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंप्लाई करते हैं और जो कि इन टैक्सेस को पूरी तरीके से ऑनर करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टैक्स होने का ये नुकसान होता है कि कुछ लोग ग्लोबल एक्सचेंजेस पे चले जाते हैं जहाँ पे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको टैक्स नहीं देना होता या वो देने के लिए मजबूर नहीं है ना। तो ये एक थोड़ा सा अभी नुकसान भी स्पेशली इंडियन एक्सचेंजेस को देखने को मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर भी काम करी, जैसे उन्होंने कुछ एक्सचेंजेस पे बैन भी लगाया, कुछ एक्सचेंजेस को वो लीगल FIU के फ्रेमवर्क में लेके भी आ रहे हैं, तो ताकि वो भी इन टैक्सेस से कंप्लाई करें। बट ये एक थोड़ा सा एक एरिया है जिसमें कि जितने भी Web3 इकोसिस्टम की कंपनीज हैं या ब्लॉकचेन की जितनी भी कंपनीज हैं वो एक रेगुलर गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन में है कि किस तरीके से इन टैक्सेस को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों को ज़्यादा एनकरेज किया जा सकता है कि वो कंप्लायंट वे में क्रिप्टोज का ट्रेड करें। जी सर, जैसे हमने इतना पता चला उसमें ये समझ आया कि एक्साइटिंग तो बहुत है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं? देखिए, आप इन्वेस्ट किसी भी चीज़ में करिए, रिस्क फैक्टर हर जगह एप्लीकेबल रहते हैं, है ना। आप म्यूचुअल फंड का भी ऐड देखते हैं, किसी भी का भी ऐड देखते हैं, तो डिस्क्रिशन हर जगह होता है। क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल है। अगर आप शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो एसेट्स को ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं तो इट इज़ डेफिनेटली रिस्की। इसी तरीके से अगर आप लो कैप या नए क्रिप्टो एसेट्स में ट्रेड करते हैं जिनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है तो डेफिनेटली इट इज़ रिस्की। लेकिन अगर आप फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, अगर आप इस चीज़ पे विश्वास रखते हैं कि हाँ, मैं मतलब दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एसेट्स, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, अगर आप उस चीज़ को विश्वास करते हैं तो फिर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे या आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पैसा डूब रहा है या आपका पैसा खराब हो रहा है। तो दैट विल नेवर हैपन। तो रिस्की है, बाकी एसेट से ज़्यादा रिस्की है, बट
ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है। तो जी। विद हाई रिस्क कम द हाई रिवॉर्ड ऑल्सो, हम्म, यू नो। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अब मैं ये नहीं कहता कि अगर आप क्रिप्टो एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो कोई बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट एक बार में करिए। जी। आप धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड जी। करिए, छोटे से स्टार्ट करिए, छोटे से स्टार्ट करके धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आपको ये इकोसिस्टम समझ में आए, इसकी क्रिप्टो करेंसीज की नॉलेज आए, आपको समझ में आए कि कहाँ पे लॉन्ग टर्म ज़्यादा मेरे को फ़ायदा मिल सकता है, शॉर्ट टर्म ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, तो आप वो करिए। अगर आप प्रो ट्रेडर हैं, अगर आप बेसिक समझते हैं, अगर आप चार्ट्स समझ पाते हैं, अगर आप ट्रेंड्स समझ पाते हैं, तो फिर आप शॉर्ट टर्म में भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसे कि कई सारे ऑफरिंग्स हैं ज़ेप्पे के भी, हम वी आल्सो ऑफर फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स में अगर आप करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू बी प्रो ट्रेडर। जैसे स्टॉक मार्केट में भी जो फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि, है ना, इसी तरीके से क्रिप्टो में भी है। क्रिप्टो में शायद थोड़े और कम है, क्योंकि मतलब इट इज़ हाईली वॉलेटाइल, तो रिस्क भी ज़्यादा है। तो अगर आप प्रो ट्रेडर हैं, आप फंडामेंटली सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तो आप फ्यूचर्स, यू नो, इस तरह की ऐसे कई तरह के एसेट्स में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म लार्ज कैप इन्वेस्टर बनिए, यू विल ऑलवेज गेन गुड अमाउंट, जिसमें रिस्क कम हो, जिसमें रिस्क। इसके साथ ही सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि क्रिप्टो मार्केट इतना वॉलेटाइल है, इतना फ्लक्चुएशन रहता है, तो इतना फ्लक्चुएशन इसमें क्यों रहता है? क्रिप्टो मार्केट में मैंने आपको बताया ना, क्योंकि एक तो ये ग्लोबल है नेचर में, है ना। जो कन्वेंशनल मार्केट्स होते हैं ना, उसमें अगर आप एक सर्टेन लेवल से नीचे जाते हो तो गवर्नमेंट भी कैप लगा के रखती है, सर्किट जिसको बोलते हैं ना, सर्किट आपका क्रॉस हो गया तो उसकी ट्रेडिंग ही बंद कर देंगे। क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिप्टो में क्योंकि ग्लोबल है, तो आपका कहीं से भी कुछ भी इम्पैक्ट आता है तो क्रिप्टो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। कि दुनिया के किसी भी देश से कुछ भी अगर इम्पैक्ट होगा तो क्रिप्टो पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, इसके साथ ही इसका इंडियन और ग्लोबल सिनेरियो क्या है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए।